अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स 606 के क्विज़ेस जो कि फाइनल टर्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि इसका सिलेबस चेंज हुआ है इसलिए इसकी कोई भी फाइल हमें नहीं मिली, तो हमारे पास जो बेस्ट तरीका है इसको प्रिपेयर करने का वो हमारे पास एक तो हैंडआउट्स हैं कि आप एक बार थॉरली ना हैंडआउट्स रीड कर लें, और फिर जहाँ से समझ ना आए तो वो आप बेहतर है कि वीडियो के भी इसके शॉर्ट लेक्चर हैं, पहले आप वो अच्छे से कर लें और उसके बाद जो आपका रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है ना वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि अभी ये लेक्चर नंबर 19 है ना, तो ये अब सारा रिटर्न फॉर्म में है, लेकिन इसी तरह से आगे अगर हम जाए ना तो इसकी कुछ चीज़ें इस टाइप की भी आ गई हैं जो कि उन्होंने खुद यानी कि लाइक पेंसिल से लिखा हुआ है। तो जो अगर हम क्विज़ेस से इसका जायजा लें ना तो इसके क्विज़ेस तकरीबन उसी चीज़ में से आए हैं जो इन्होंने टेक्स्ट की फॉर्म में चीज़ लिखी हुई है कि एवरेज रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इसके में क्या है इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हैं हम इसके क्विज़ेस की तरफ। इस पे हमने लगाना है पावर रूल। कौन सा रूल लगाना है? पावर रूल। तो पावर रूल में हमेशा पावर को हम पहले लिख देते हैं। तो आप सारे ऑप्शंस में देखें पावर कहाँ लिखी हुई है। अब देखें पहला पावर लिखी हुई है, अब सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पावर को आपने बिल्कुल पहले पहले लिख देना है। अब जैसे कि थर्ड ऑप्शन में देखें तो पहले लिखी हुई है। अब अगली चीज क्या होती है कि वही जो आपको जिसकी वो पावर दी हुई होती है ना वही चीज यानी कि आप लिख देंगे। जैसे कि ए एक्स है तो यहाँ पे आपने ए एक्स लिख दिया और साथ में आपके पास क्या आ गया, डी वाई आ गया, क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई के हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट करना था ना, तो डी एक्स वहीं रह जाएगा, डी वाई उधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये पावर रूल का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जी क्या है, डिमांड फॉर मनी एंड इनकम आर नेगेटिवली रिलेटेड। ये आपके जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर है ना उसमें पोस्ट असेसमेंट में था। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि ये जी डेरिवेटिव अगर जी का आएगा ना तो आपके पास ये हमेशा क्या होगा, आपके पास आउटसाइड होगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन। लेकिन अगर आपके पास एफ का आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स आएगा, तो आपने लगाना है डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जी है हाई पावर्ड मनी सप्लाई इज इक्वल टू कैश होल्डिंग्स प्लस बैंक रिजर्व। नेक्स्ट हमारे पास जी क्या है, कॉस्ट विच डज नॉट चेंज। जो कि हमारे पास चेंज नहीं होती वो हमारे पास होती है फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन इसी तरह अगर वो कह दें कि अगर हमारे पास इसकी वो क्या कहते हैं वैल्यू चेंज हो रही है तो वो हमारे पास फिर क्या होगा जी, वेरिएबल कॉस्ट होगा। देन हमारे पास है इनवेलप थ्योरम इज बेस्ड ऑन कैलकुलस। ये आपका वही रिटर्न फॉर्म मटेरियल जो था ना, ये उसी हैंडआउट्स में से ही सर्च किया हुआ है, इसका यही आंसर है। और ये आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है और जितने भी फंक्शन है उनकी आपने एग्जांपल्स अच्छे से करनी है। कभी वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का पूछ सकते हैं, कहीं पे वो कॉस्ट फंक्शन का पूछ सकते हैं, कहीं पे क्यूबिक का पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब देखें ना मार्जिन इसमें उन्होंने क्या कहा है, इन द कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू 1250 प्लस 0.85 वाई। मार्जिनल क्वांटिटी अगर इन्होंने बोला है ना तो जो वाई वाला होगा उसी के जो आपने पहले वैल्यू दी हुई होगी ना आपने वो ही लगा देनी है। ठीक हो गया, ये आपका 0.85 इसका आंसर है। उसके बाद इनडायरेक्ट, जिसपे इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा ना फंक्शन का, तो वो हमारे पास यहाँ से GW है। तो ये आप देन आगे हमारे पास वही चीज जी प्राइम ऑफ एक्स आ गया, तो हमारे पास ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन। देन अब देखिए यहाँ पे ना ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं और अभी इसी से रिलेटेड एक पीछे बना है। उन्होंने कहा है गिवन द सेविंग फंक्शन। जी उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें एस के साथ इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आई। तो आई की वैल्यू यहाँ से अब हमने देखनी है। तो आई के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो 3 यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे पड़ा है वही हमारे पास इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। देन फार्मूला टू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट फंक्शन, ये दोबारा से रिपीट हो गया। ये था टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट था इसका। देन हमारे पास एक वही चीज दोबारा से आ गई है। अच्छा, मार्शियलियन डिमांड फंक्शन जो होते हैं ना उनके लिए हम हमेशा रॉयज आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए ऑप्शन है। देन इन्होंने कहा है कि डिफरेंशियल बताएं, तो हम क्या करेंगे, डी वाई है ना, तो डी वाई को हम किसके साथ करेंगे, डी एक्स के साथ करेंगे। और हमारे पास आगे क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स हम वही वैसे ही रहेगा और एफ ऑफ एक्स के साथ जो डी एक्स है वो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे पास है वो क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से वही हमारे पास आ गया। ये बार बार वही चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं। ये देखें कैश होल्डिंग प्लस बैंक डिपॉजिट वाला, इसको दोबारा से आ गया, अगेन वही चीज है। अब देखें इसमें हमारे पास क्या है,
कैपिटल है इधर से, और इधर से हमारे पास क्या है, लेबर है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, कैपिटल एंड लेबर कैन इम्प्रूव ओवर टाइम, इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से वही चीज आ गई, एफ। अब देखें एफ आ गया है हमारे पास, तो एफ क्या होगा हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, ये मैं आ गया जी। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबर इज एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ये भी आपका हैंडआउट्स में से ही है, और ये जहाँ पे ये चीज दी हुई है ना वो आपका इम्पोर्टेंट है, किससे रिलेटेड, फाइनल से रिलेटेड। उसके बाद अनस्किल्ड वाला वही चीज दोबारा से आ गई है, कॉस्ट ऑफ, हाँ जी मार्जिनल वाला था इसका। अब के को ऊपर बाहर लगी हुई है, तो के हमारे पास क्या होता है, कैपिटल होता है। तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, सॉरी ये नीचे वाला मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है यहाँ पे आपका, दोबारा से वो है। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, दोबारा से आ गई है। ओके, ये इनडायरेक्ट जिस पे अफेक्ट होगा, ये अभी पहले हमने एमसीक्यूज किया, तो इनडायरेक्ट अफेक्ट हमेशा ये इस पहले वाले पे होगा। तो पहले वाला क्या है हमारे पास, FGW, शायद मैंने पीछे आपको ना इसका सिर्फ x इज इक्वल टू GW बताया था, तो इसका ये नहीं होगा, F ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, पीछे शायद मिस्टेक है, y इज इक्वल टू FGW। ओके, उसके बाद इनवेलप थ्योरम जो होता है वो कैलकुलस पे बेस करता है, और ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू होता है ना, उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो वो हमेशा हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था, और ये ना आपके क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो अगर तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और वो इसी से रिलेटेड है, तो आपने एक ये पॉइंट लाजमी लिख देना है, और नहीं तो आपको एक नंबर इसमें से जरूर मिल जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, उसके बाद है मनी सप्लाई एंड कैश डिपॉजिट रेशियो आर, यहाँ पे ये गलत लगा हुआ है, इसका नेगेटिव रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वही दोबारा से आ गया है, टू यूज टू सप्लाई ऑफ गुड्स विद प्रोड्यूसर प्रॉफिट, तो ये हमारे पास इसके लिए हम कौन सा लगाते हैं, रॉ एज एंटिटी लगाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने के को पूछा है, तो के हमारे पास फिर से आ गया कि के हमारे पास क्या होता है जी, कैपिटल होता है। एफ प्राइम ऑफ एक्स जो हमारे पास है वो डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन है, ये चीज भी आपने पहले कर ली है। एल यहाँ पे आपका लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबर जो हमारे पास होती है जी वो वेरिएबल कॉस्ट की होती है, ये भी आपने पहले कर लिया है। डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट आर नेगेटिवली रिलेटेड थे, ये दोबारा से वही पावर रूल वाली चीज आ गई जो मैंने आपको एक में एक्सप्लेन की है, हल करके दिखाया है। आगे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। हम इसके सब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें ना सबसे पहले आपको पावर रूल आना चाहिए। अगर तो पावर रूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले ये पावर रूल लिख लेना है। आगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, वैसे मिसाल दे रही हूँ, तो आपने ये वाली चीज लाजमी लिखनी है। यहाँ से एक नंबर तो आपका पक्का दे देंगे वो, क्योंकि उनको मेन पता चल जाएगा कि आपको बेसिक चीज पता है। यहाँ से आपने कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना होता है, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप ये भी चीज भी वहाँ पे मेंशन करके लिख सकते हैं। इसी तरह अगर वो लोग डिफरेंशिएशन ऑफ सम्स एंड डिफरेंसेस पूछें तो इसके लिए भी आपने एफ ऑफ एक्स को अलग कर देना है और जी ऑफ एक्स को अलग कर देना है। पहले इकट्ठा लिखना है और फिर क्या करना है, इसको अलग कर देना है। अब इसी तरह से वो पूछ सकते हैं क्विज में कि ये कौन सी नोटेशन में लिखा गया है, या तो ये दे देंगे या ये, इस हिसाब से तो आपने बताना होगा कि लेबनीज नोटेशन में कौन से वाला होता है जिसमें हम ना डी बाय डी एक्स लिखा होता है साथ में। ठीक हो गया, चले नेक्स्ट। अब हमारे पास इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल इन्होंने सॉल्व की हुई है। अब आगे आपने यहाँ से प्रोडक्ट रूल है कि प्रोडक्ट में आप लोग क्या करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड एज इट इज आता है, फिर आप फर्स्ट एज इट इज लिखते हैं और सेकंड जो होता है ना वो एज इट इज आता है। वही दोबारा से बात आ गई है कि जो आपके पास लेबनीज नोटेशन होती है उसको हम किस में शो करते हैं, ये डी बाय डी एक्स जिसके साथ लिखते हैं। तो आपने अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये मस्त लिख लेना है साथ में, इसका आपको एक नंबर कंफर्म मिल जाएगा। देन आगे हमारे पास जो चीज है वो है कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसकी आप नीचे वाली चीज अगर देख लेना तो ये आपको याद रह जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड एज इट इज रखना है, और देन आपने माइनस का साइन लगाना है, फिर आपने फर्स्ट एज इट इज रखना है और सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, और फिर नीचे आपने सेकंड का क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो पहले आप ये एक फार्मूला अच्छे से कर लें, देन क्वेश्चन का जो भी फिर आपके पास आएगा क्वेश्चन तो आपने इसी फार्मूले में बस वैल्यूज पुट कर देनी है और डेरिवेटिव आपको लेना आना चाहिए। ये इस ओवरऑल यानी कि बुक के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई हुई है।
चलें जी, नेक्स्ट अब हमारे पास लेसन नंबर 21 है। तो यहाँ पे अब देखें एवरेज कॉस्ट का उन्होंने बताया हुआ है कि एवरेज कॉस्ट जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, टी सी बाय क्यू। ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट होता है, ये इसके बराबर होता है। तो ये एक एमसीक्यू टाइप भी आ सकता है और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड दे सकते हैं, आपने बस वैल्यूज पुट करनी होती है। ये चीज आपके एमसीक्यूज में भी थी कि मार्जिनल कॉस्ट होती है ना, वो एवरेज कॉस्ट का क्या होता है, डेरिवेटिव। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन जहां पे भी जिक्र होगा साथ में डेरिवेटिव इसका मस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपने एक अच्छी सी यहाँ से कर लेनी है इसकी प्रिपरेशन। देन उसके बाद आपने चेन रूल का कॉन्सेप्ट देख लेना है कि चेन रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। यहाँ से ये चीज ज्यादा आ रही है आपके पास, ये देख लें। ई से मुराद यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास एफर्ट है। एफ एस ई से मुराद क्या है, कैच है। और एस से मुराद है स्टॉक ऑफ लेबोस्टर्स, ठीक हो गया। तो एक यहाँ से एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। देन पार्शियल डेरिवेटिव को हम कैसे शो करते हैं, आपको ये आना चाहिए किस तरह से। ये जो इस तरह का एक सैंपल पड़ा होता है ना, ये और ये आपने एक बार मैथ टाइप से देख के भी जाना है कि ये सैंपल्स कहाँ पड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ वहां जाके ना फिर आपको मैथ टाइप पे ना थोड़ी मुश्किल होती है कि ये हमें कहाँ पड़े हैं। लेकिन अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वहां पे जल्दी अपना पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें घर से देख के जानी पड़ेंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी क्विज आप लोग अभी क्विज में देख चुके हैं। यहीं से वो चीज लिखी हुई थी कि के हमारे पास जो होता है वो स्टॉक ऑफ कैपिटल के बराबर होता है, एल जो हमारे पास होता है जी वो लेबर के बराबर होता है, और क्यू के एल अगर इकट्ठा आ जाए तो ये सारा जी किसके बराबर होता है, आउटपुट के बराबर होता है। और देख लें दोबारा से जहां पे भी ये मार्जिनल आ रहा है ना, तो वहां पे उसका डेरिवेटिव लिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लें आप लोग, पार्शियल डेरिवेटिव इसका लिया गया है। चलें उसके बाद जी हमारे पास क्या है, ये यहाँ से बहुत से क्विजेज आए हैं, बहुत ज्यादा यहाँ से आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्विजेज के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। अब देख लें मनी सप्लाई की ये चीज पूछ सकते हैं कि कितने कंपोनेंट्स हैं, तो आपने 2 लगाना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 हैं। कौन कौन से हैं, कैश होल्डिंग है और बैंक डिपॉजिट है। तो नेम वो पूछ सकते हैं कि मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स के आप नेम लिखें, तो कौन से 2 नाम है आपके पास, कैश होल्डिंग है और दूसरा आपके पास क्या है जी, बैंक डिपॉजिट है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हाई पावर्ड मनी जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ कैश होल्डिंग्स एंड रिजर्व हेल्ड बाय द बैंक, ठीक है। तो मतलब एच बराबर है सी प्लस आर, ये एक इम्पॉर्टेंट था। तो एच से यहाँ पे क्या मुराद है, हाई पावर्ड मनी। सी से मुराद जो है वो क्या है हमारे पास जी, कैश डिपॉजिट है, सॉरी कैश होल्डिंग है। और आर से हमारे पास क्या है, रिजर्व बैंक। ओके। और उसके बाद जी यहाँ से आपने ये एक देख लेना है कि आर और एम का जो है ना वो इनवर्स रिलेशन है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, और एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। इनका इनवर्स रिलेशन हो गया, ठीक है। चलें जी, दोबारा से ये ऊपर वही चीज लिखी हुई है कि हाँ यही चीज दोबारा से देख लें कि मनी सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स हैं, कैश होल्डिंग है, बैंक डिपॉजिट है, और उसका सम किसके बराबर होता है। सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए कि हमने पहला लेना है। तो जैसा कि अगर हम एफ के लिहाज से देखें, तो अगर पहला हम लोग डेरिवेटिव ले रहे होते हैं ना, तो आपने क्या करना होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स लेना है। इसी तरह जब आपने डबल लेना है तो यहाँ पे डबल प्राइम कर देना है। देन तीसरा डेरिवेटिव है तो थर्ड इसके साथ लगा देनी है, और उसी का बार बार आपने क्या करते जाना है जी, डेरिवेटिव लेते जाना है। तकरीबन यहाँ पे बात सारी यही डेरिवेटिव से रिलेटेड है। ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि यंग्स थ्योरम हमारे पास किसके बराबर होता है, तो आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए। एंड आगे इन्होंने कुछ क्वेश्चन, यहाँ से एक एमसीक्यूज आपकी आई थी जो मैंने शायद आपको बताया भी था कि डेल क्यू, इसको हम किससे शो करते हैं, डेल क्यू बाय डेल वाई से। और था क्या कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज दैट, वो किसके बराबर होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी कि डिमांड ऑफ गुड और उधर से चेंज ऑफ इनकम का हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे वही चीज एम डी वाई किसको शो कर रहा है जी, मार्जिनल डिमांड फंक्शन को इनकम से रिलेटेड, क्योंकि वाई जो होता है वो इनकम को शो करता है। और इसी तरह एवरेज डिमांड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट थे कुछ। यहाँ से एक ये यहाँ से एक चीज आ सकती है इम्पोर्टेंट, डिमांड ऑफ वन गुड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर। ओके जी, ये बस आपने एक बार देख लेना है।
वरना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रही हूँ। इनवेलप थ्योरम की आपको इक्वेशन आनी चाहिए। रॉयज आइडेंटिटी कहाँ पे यूज़ होती है, ये आपको ये वाली इक्वेशन का पता होना चाहिए कि पहला यू किसके बराबर होता है और फिर आगे दूसरा यू इसमें किसके बराबर आता है। वो शायद एक क्वेश्चन था, उसमें डबल यू निकालना था। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, एक कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। अब इसी तरह ना एक और मेन चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ ना, अगर तो वो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं ना आपको, तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, आपने गिवन डेटा लिख देना है। क्या लिखना है? गिवन डेटा। इसकी आपने क्या करनी है? हेडिंग देनी है। अच्छे से हेडिंग देना है, मतलब इसको बोल्ड करना है, इसको अंडरलाइन करना है और इसके आगे ना कॉलन लगा देना है। अब आपने क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या चीज आपको गिवन है। आपने वो सारी लिख ली, पहली चीज गिवन है, दूसरी तीसरी, ये आपने लिख लिया। डेटा लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, वी हैव टू फाइंड। क्या लिखना है? वी हैव टू फाइंड। इसको भी सही बना के मतलब लिखना है। इसको बेशक आप इटैलिक में भी कर दें, इसको बोल्ड करें, हाईलाइट करें और इसका क्या कहते हैं कि आगे कॉलन लगाएं और फिर जो चीज आपने फाइंड करनी है वो चीज आप यहाँ पे लिख लें। देन आप सोल्यूशन लिखें। फिर ये जो आपको ये चीज जो आपने लिखी है ना, यहाँ से भी आपको एक नंबर मिल सकता है। फिर आप कोशिश करें आपको उससे रिलेटेड कोई फार्मूला आता हो, जैसे कि हमने पावर रूल पढ़ा है, उसके बाद सम एंड डिफरेंशिएशन वाला पढ़ा है, अगर उसमें से कोई चीज आ जाती है वो आप लिख लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे वो मैंने शायद पिछली वीडियो में भी एक में कहा था कि यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि जो भी आप लेके आ जाए जी वीडियो नंबर दे देती है। तो देखें वहां पे ना चपरासी नहीं बैठे जो बस नंबर एवं लगा रहे हैं। नहीं, आपका टू द पॉइंट चीज तो होनी चाहिए ना। एक बार आप थॉरोली हैंडआउट्स रीड करके जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आपको उससे रिलेटेड वहां पे याद आएगा। तो आपको जो उससे रिलेटेड माइंड में है ना वो लिखें तो वाकई में वीडियो नंबर देती है। तो चले, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर्स की तैयारी करें और पेपर खाली नहीं छोड़ के आना। एमसीक्यूज में चॉइस है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस 33 करके स्टॉप लगा दें और 40 तक आगे छोड़ दें। नहीं, आपने सारे करने हैं अटेम्प्ट, ताकि मतलब आपके वो कंसिडर होंगे जो बेस्ट आपने अटेम्प्ट किए होंगे। और सब्जेक्टिव के लिए भी मैंने आपको सारा बता दिया, गिवन डेटा हो गया और ये वी हैव टू फाइंड। और दूसरी बात कि एमसीक्यूज में आपने दोबारा से वापस आके देखना है, कभी कभी किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आपको वहाँ एमसीक्यूज से मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। और मैथ लैब को आपने एक दो बार अच्छे से उनके सैम्पल्स आपने देख के जाने हैं।